गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। देखिए, वैदिक सभ्यता है क्या चीज़, ठीक है? तो वैदिक सभ्यता जब आप सभी को मैंने ये चीज़ें ये लास्ट के सेशन में समझा भी दी थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तो ऐसा माना जाता था कि पहली सभ्यता जो थी, वो वैदिक सभ्यता ही थी, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की और उसके संबंधित स्थलों की जो खोज हुई, तो यह माना गया कि वैदिक सभ्यता से भी पहले की एक सभ्यता जो है विद्यमान थी और जिसे जो है कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है? तो इसलिए उसे जो है पहले जो रखा गया और उसके बाद को में स्थान दिया गया वैदिक सभ्यता को। हालाँकि आप सभी जानते हैं कि इतिहास का जो भी क्रम है वो वो शुरू से लेकर अब तक है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में जो है रखिएगा। तो वैदिक सभ्यता जो है अब इसमें हमें क्या चीज़ें देखनी है, तो देखिए वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का मीनिंग है क्या? पहले तो ये जान लो। वैदिक मतलब कि वेदों में वर्णित जिन सभ्यताओं की चर्चा हुई है, उन सभी को संयुक्त रूप से वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक पहली चीज़। अब हम जानते हैं कि वैदिक जो काल है, इसका विभाजन जो है कितने भागों में हुआ है, तो 2 भागों में हुआ है। जो फर्स्ट है आपका वैदिक वैदिक काल, ठीक हो गया? और ये हमने जो कल के सेशन में इसको ये देख लिया था कल नहीं हुआ था परसों वाले सेशन में, ठीक है? तो ऋग्वैदिक वाले काल को ही जो है अन्य एक नाम से भी जाना जाता है, कभी-कभी ऑप्शन में ये नाम नहीं देकर ये नाम भी दिया जा सकता है। इसे कहा जाता है ये पूर्व, उत्तर वैदिक काल, ठीक है? तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में ये भी रखनी है। अब इसका जो समय काल है वो भी हम देख लेते हैं। अब इसका जो समय काल जो आँका गया है वो है आपका ये ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व बीसी यानी कि, ठीक है? जो सेकंड है आपका इसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल यानी कि वैदिक जो है युग काल का अंतिम या फिर आधा वाला जो भाग है उत्तर वैदिक काल और इसकी समय की जो आंकलन हुआ है समय का 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में ये माना गया है, ठीक हो गया? और कभी-कभी सवाल यह दिया जा सकता है कि वैदिक सभ्यता का काल क्या है, कालक्रम क्या है? तो वैसे केस में आप अगर संपूर्ण वैदिक काल की बात करेगा तो वैसे केस में आप ये आपको मालूम होना चाहिए यानी कि ये 1500 से ले 1500 बीसी टू 600 बीसी अगर संपूर्ण वैदिक वर्षकाल के संबंध में सवाल आपसे पूछेगा। अगर सिर्फ ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक के बारे में अगर आपको ये सवाल देगा तो अंदर की ये बातें ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो देखिए अब वैदिक सभ्यता की जानकारी आप सभी जानते हैं, वेदों में वर्णित जानकारी के अनुसार ही प्राप्त होती हैं और उसमें आप सभी जानते हैं कि जो वेदों में आर्यों को जो है प्रमुख स्थान दिया गया है और माना जाता है कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत ही आर्यों के द्वारा हुई थी। ठीक हो गया? एक्सक्यूज़ मी अब सर। इ जी। सर वैदिक सभ्यता। तो ऐसा यह जो है माना जाता है कि वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत है वो आर्यों के द्वारा हुई थी और यह जो आर्य थे ये कहाँ से आए थे और मूलतः ये जो कहाँ पर बसे थे। तो देखिए आर्य जो है सर्वप्रथम ये पंजाब और अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्रों में ये आकर बसे थे और कहाँ से तो ये मध्य एशिया तो इनका निवास स्थान माना जाता है मूल मध्य मध्य एशिया से यानी कि मध्य एशिया से वो इन रीजनों में आकर जो बसे थे और इन्हीं के ही द्वारा जो है कि या इन्हीं के माध्यम से वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। ठीक है? चलिए, अब देखिए ये सब चीज़ें बेसिक रूप से मैंने ये जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी लगभग दे रखी है, तो एक रिवीजन के रूप में इसको हम देख लेते हैं, फिर आगे हमें उत्तर वैदिक वाला काल ही पढ़ना है। देखिए, आर्यों के ये द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है, ठीक हो गया? तो वैदिक का मतलब मैंने आपको अभी समझा दिया, वेदों में वर्णित सभ्यताओं के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, ठीक है? तो देखिए ऋग्वैदिक ये काल का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ऋग्वेद में वर्णित जो भी वो चीज़ें हुई हैं, उनका वर्णन जो है ऋग्वेद से प्राप्त हो मतलब होता है और इसलिए वैदिक वाला काल जो है यानी कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में इसे जो बाँटा गया है, तो पहला पार्ट जो आता है ऋग्वैदिक वाले काल के नाम से आता है और जो दूसरा है ये उत्तर वैदिक काल, ठीक है? तो इसमें क्या है कि बाकी ये 3 वेदों की जो जो चर्चाएँ हैं, वो इस वैदिक काल में वर्णित है, जिसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल, ठीक हो गया? अब देखिए आर्यों की जो सभ्यता थी, ये ग्रामीण थी, ठीक है? और इनकी जो भाषा थी, वो थी आपकी संस्कृत।
ठीक है। अब इसी को अगर हम कंपेयर करें हड़प्पा सभ्यता के यानी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखने का। और एक चीज और मैंने आप लोगों को समझाई होगी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, एक वहां पर ग्रीड जो पद्धति है, आप लोगों ने ये भी नाम सुना होगा कि ग्रीड पद्धति, ये होती क्या है? ठीक है, तो ये मुझे कमेंट्स में आंसर देंगे या फिर लास्ट में इसका मुझे आंसर आप लोग बताएंगे। मैं बढ़ता हूँ आगे। अब देखिए उत्तर वैदिक जो काल की बात हो रही है, तो देखिए ऋग्वैदिक जो काल था उसमें मैंने आप लोगों को 3 या 4 देवताओं के नाम मैंने बताए थे जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, और वो जो है वही ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। तो वो थे इंद्र। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बात आती है उत्तर वैदिक अगर काल की बात आती है, तो इस वाले काल में इंद्र के स्थान पर कोई और देवता का पूजन होने लगा था। तो वो है आपके, उनका नाम है प्रजापति। ठीक हो गया। इन्हें ही जो है ब्रह्मा, सॉरी, इन्हें ही ये जो विष्णु के नाम से भी जाना जाता है ना? तो ये चीज आपको ध्यान में यहाँ पर रखिएगा। अगला हम देखते हैं कि ये विष्णु के 3 ये पगों की जो वो होती कल्पना थी। ठीक है, तो इसका ये विकास जो है वो इसी वाले काल में देखने के लिए यहाँ से प्राप्त होता है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल आप लोगों को जो भूलना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें सब ऐसी हैं जो कि बाद में रिवीजन के रूप में आएँगी भी, और ये दी भी जाती हैं। ठीक हो गया? तो जितनी भी आपको चीज़ें शॉर्ट में समझाई जा रही है, उनको एक बार अच्छे से लगभग आपको देखना होगा और समझना होगा। चलिए। अच्छा, एक चीज़ इसमें थोड़ा-सा ये करेक्शन था। तो ये जैसे ये प्रजापति का अभी नाम आया था, तो ये जो विष्णु नहीं, इनका ये प्रजापति का स्वरूप है, इसे कहा जाता है ब्रह्मा। ठीक हो गया? तो ये थोड़ा-सा करेक्शन है। ठीक हो गया? यानी कि ऋग्वेद में इंद्र और उत्तर वैदिक काल में ये प्रजापति यानी कि ये ब्रह्मा जो है ये प्रमुख देवता हुए। ठीक हो गया? अब हम बात करते हैं अगर हड़प्पा सभ्यता की, तो उस समय के जो प्रमुख देवी-देवता थे, तो उन्हें कहा जाता था मातृ देवी। ठीक हो गया? यानी कि जनरली ये क्या है, मातृ देवी का मतलब ये है कि जनरली ये भौगोलिक ये चीज़ों की पूजा करते थे, आसमान की, इनकी, उनकी, बिजली की। ठीक है? यानी कि ये प्राकृतिक वे में वो लोग पूजा किया करते थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और वही स्वरूप जब यहाँ भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन अब यहाँ पे जो सिस्टम है वो दूसरा हो चुका है। ठीक है? अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ और जो कि देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर वैदिक अगर काल की बात करते हैं, तो वर्ण ये व्यवसाय जो पहले जो हुआ करता था, तो इस काल में यहाँ पर क्या होता है कि वर्ण व्यवसाय की ये जगह पर जो व्यवसाय का जो आधार है वो जन्म के आधार पर होने लगा। यानी कि अगर राजा का अगर बेटा है तो वो राजा ही बनेगा। ठीक हो गया? अगर श्रमिक का अगर बेटा है तो वो श्रमिक ही जो है ये बनेगा। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान में ये रखिएगा। तो इसका विकास जो है वो यहीं से हुआ था, उत्तर वैदिक काल। ये इम्पोर्टेंट कई बार सवाल आया भी है। ठीक है? और इससे पहले की के जो भी सभ्यता है, तो उसमें अगर हम देखें तो वर्ण ये व्यवसाय जो है उस समय ये लागू ये होता था, लेकिन इस वाले काल से ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। चलिए, अब जो आगे इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। अब देखिए, अब ये कुछ ये जो है नाम दिए गए हैं जो कि इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, ये चारों ये देवता जो है इनका वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? इनका वर्णन हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। और इन्हें किन-किन नामों से जाना जाता है, ये भी मैंने ये जो लास्ट के सेशन में समझा दिया था, तो उसी का एक यह जो है स्वरूप था, इसको देख लेंगे आप लोग। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल को सीधा और हल को यानी कि हल रेखा को सीता के नाम से जाना जाता था। यह भी सवाल कई बार ये जो है एग्ज़ामों में दिया जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, उत्तर वैदिक वाले काल में ये निष्क और शतमान ये करेंसी जो है ये प्रचलित थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान में आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। लेकिन सिक्कों का कोई भी चलन जो है वो नहीं था। ठीक है? ये भी आपको ध्यान में ये भी यानी कि इस सभ्यता के सिक्कों की जानकारी जो है प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ये मालूम होता है कि ये जो है करेंसी जो है उस समय हुआ करती थी। अब वो सिक्के अब नहीं मतलब नहीं हुए, या फिर वो सिक्कों का किसकी और या यह हो सकता है कि वो जो ये करेंसीज़ थी, सिक्कों के रूप में वो ना होकर वो किसी ऐसे वस्तुओं के रूप में रही होंगी, जो कि अब क्या है विद्यमान है ही नहीं है। ठीक है? चलिए, अब देखते हैं आगे क्या है कि शाक्य अगर दर्शन की हम बात करते हैं, तो भारत के सभी दर्शनों में ये जो है ये क्या प्राचीन दर्शन है। अभी दर्शनों की एक सूची भी आगे अभी अभी आने वाली है, वो मैं आप लोगों को डिस्प्ले में पहले दिखा दूँ।
यह भी इसी का ही ये भाग है, यानी कि जितने भी अगर आप लोग ये दर्शनों के बारे में अगर जानेंगे, तो यह भी जो है उत्तर वैदिक वाले काल से ही सब ये संबंधित हैं, ठीक हो गया? और इन सभी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो है मिलती हैं, जो कि हमें प्राचीन के दर्शनों की जानकारी ये देते हैं, ठीक है? तो अभी 6 प्रकार की हैं, ये अभी इस पे हम आएँगे। इन सभी में जो है ये शाक्य ये दर्शन जो है ये प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन है। और देखिए ये जो येलो में आपको ये हाइलाइट है, तो ये सवाल जो है अभी हाल ही के आई थिंक लोअर पीसीएस में सवाल में ये सवाल दिया गया था कि न्याय दर्शन के ये प्रतिपादक ये कौन है? ठीक है? तो इसी स्वरूप में और भी सवाल आपके एग्जाम दिए जा सकते हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर थे। तो अगला पॉइंट है, इसमें आता है इम्पोर्टेंट है, सत्यमेव जयते। ये भी कई बार सवाल ये आ चुका है कि अब यह जो ये लिखा गया है, ये कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और इसी उपनिषद से यज्ञ की तुलना फूटी ये नाव से यहाँ पर हुई है। तो इसी उपनिषद में, तो यह जो है उपनिषद का ही भाग है, ठीक है? चलिए आगे हम अब बढ़ेंगे। गायत्री मंत्र सवित नामक देवता को ये क्या संबंधित है, और जिसका संबंध जो है ऋग्वेद से है, ये भी मैंने आपको ये समझाया था। यहाँ से एक आपके लिए सवाल है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख के संबंधित कौन सा मंडल है, ये मैंने लास्ट के सेशन में आपको समझाया होगा। अगला पॉइंट यहाँ पर अब यहाँ पर आता है कि लोगों को आदि बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो ऐसा माना जाता था कि जो अन्य जो लोग थे, सभी को आदि के रूप में परिवर्तित यहाँ करने के लिए इस मंत्र की रचना हुई थी, कि अगर कोई आदि जिस धर्म को अगर अपना ले, तो उसके लिए ये मंत्रों को उसे उच्चारित उसे करना होता था। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका है, उत्तर वैदिक काल में ये कौशाम्बी ये नगर में प्रथम बार ये पक्की ईंटों का प्रयोग जो है हुआ था। इस वाले काल की अगर बात यहाँ पे होती है, तो ये यूज में ध्यान में ये रखिएगा। अगर हम इसका संबंध अगर हम जोड़ते हैं किससे, सिंधु घाटी सभ्यता से, तो वहां पर भी ये पक्के ईंटों से जो निर्मित वहां से भवन या घरों की प्राप्ति होती है, और उन ईंटों का जो रेशो है, अनुपात है, वो इस रेशो में होता था 4:1। ठीक है, याद आपको होगा, यानी कि 4 ईंट की लंबाई, 2 ये उसकी ये चौड़ाई, और 1 क्या है उसकी मोटाई। तो इस रूप के ईंटों का प्रयोग हड़प्पा के समय में हुआ करता था। ठीक वैसा ही जो पक्की ईंटों का स्वरूप इस वाले काल में भी प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि अब इसके बाद में जो अगला पॉइंट है, ये महाकाव्य 2 हैं इस समय के, ठीक हो गया? महाभारत और दूसरा कौन सा, रामायण। तो महाभारत का ये जो है पुराना नाम है, इसे कहा जाता है जय संहिता। ये इंपोर्टेंट है, ये कई बार सवालों में आ चुका है, और यही यही क्या है, विश्व का सबसे ये बड़ा महाकाव्य भी है। इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। अब देखिए एक ये सवाल कई बार ये भी आ चुका है, ये गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? तो यह भी उत्तर वैदिक काल में होता है। क्यों? अब ये यहाँ पे क्यों? क्योंकि देखिए ऋग्वेद में गोत्र का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। ये जो है आगे के वेदों से प्राप्त होती है। तो वो जो जिन वेदों से इनकी ये जो गोत्र नामक शब्द की ये प्राप्ति होती है, उन्हें उत्तर वैदिक वाले काल में रखा गया है। तो इसलिए इसका संपूर्ण जो आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अब भौगोलिक विस्तार की बात हम करेंगे, यानी कि ये उत्तर वैदिक वाले काल के समय में जिनका भौगोलिक विस्तार जो है कहाँ तक था, जो जिन लोगों यानी कि जो लोग इस वाले काल में निवास किया करते थे, तो इसको हम शॉर्ट में अभी हम देखते हैं। देखिए शुद्ध रूप से अगर हम कहें, तो इनका जो निवास जो स्थान था, गंगा दोआब का उल्लेख की प्राप्ति होती है, यानी कि जो मूल रूप से इनकी यानी कि जो आदियों की गतिविधियों का मुख्य जो केंद्र था, वो था गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र। इसमें आपको इतनी ही बातें ध्यान में रखनी है, बाकी चीजों को ध्यान में नहीं भी रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ऋग्वैदिक वाले काल की अगर बात करूँ, तो उसमें भी आपको मैंने समझाया था कि उनका विस्तार जो है, यानी कि उस समय के आदियों का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक था। इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला है, आपका आप देखते हैं राजनीतिक जीवन कैसा था उत्तर वैदिक वाले काल में। राजनीतिक जीवन कैसा हुआ करता था, बस इसको भी शॉर्ट में हम जानेंगे। देखिए उत्तर वैदिक वाले काल में ये क्या है, वंशानुगत राजतंत्री शासन की जो ये व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे मजबूत होती चली गई। ठीक हो गया। और हालांकि यद्यपि अथर्ववेद में
यद्यपि ये राजा के निर्वाचन की सूचना की जानकारी प्राप्त होती है तथा ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में शासन के ये 10 पीढ़ियों के उत्तराधिकार के क्रम का भी उल्लेख की प्राप्ति होती है। तो अब देखिए मैंने आपको जब वेद, ये ब्राह्मण ग्रंथ, आर्य उपनिषद इनके बारे में मैंने समझाया था, तो यही इनका ये बनने का ये क्या क्रम भी है लिखने का, तो इनको भी आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से इन इन बातों की जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय की राजनीतिक जीवन का आधार जो है क्या था, ठीक है? तो यानी कि शासन की जो शुरुआत है वो इस उत्तर वैदिक वाले काल से शुरुआत इसकी हो जाती है। यह जो है जो इम्पोर्टेंट है और ये सारी कहानी आपको चाहें तो उसको ये देख भी सकते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है कि ये मोटे रूप से इसको लगभग देखना, ठीक हो गया? तो चलिए देख ही लेते हैं इसको। अब देखिए, अब ऐसा कहा जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं को ये बार-बार ये पराजय का मुँह जो कि देखना पड़ा, ठीक हो गया? तो अब इसके बाद में क्या होता है, अब ये कहानी पढ़ने का रीज़न है क्या, अभी आपको मैं समझाऊँगा। तो अगला पॉइंट है इसमें कि देवताओं ने ये पराजय के कारणों पर गहनता से विचार किया, तो इस तथ्य पे ये लोग पहुँचे कि राजा के अभाव के ही कारण जो है उनकी बार-बार हार हो रही है। अतः देवताओं में सोम को राजा यहाँ बनाकर ये पुनः असुर के साथ में युद्ध हुआ और उन्हें जो है हरा दिया गया। तो कुल मिला के इसका संक्षेप यही यही निकलता है कि यानी कि इस काल में ये क्या है कि राजा यानी कि एक मतलब राजा की उत्पत्ति का सारांश जो है इसी उत्तर वैदिक वाले काल से निकल कर आता है, ठीक है? और जिसकी ये चर्चा जो है इस देवासुर वाले संग्राम में हुई है। हालाँकि कि हम सभी ने ये टीवी पे, टेलीविज़न में ये सब चीज़ों को लगभग देखा है कि देवताओं का युद्ध जो है दैत्यों के साथ में ये हमेशा ही ये होता आया है, ठीक हो गया? तो ये सोम का जो ये नाम आया हुआ है यानी कि ये एक अपने में से ही किसी को एक राजा यानी कि सोम के रूप में जिन्होंने क्या किया परिभाषित जो करके और उसको राजा की कुर्सी जो दे दी और उसके बाद में संयुक्त रूप से दैत्यों को हराया था, ठीक है? तो यानी कि राजा के शासन की व्यवस्था की जानकारी वो यहीं से शुरुआत हो चुकी है, ठीक हो गया? अब बढ़ते हैं आगे और क्या-क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, उत्तर वैदिक अगर यहाँ काल की बात हो रही है, तो जनपद शब्द का उल्लेख भी यहीं से मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है? देखिए राजा का शब्द हो गया राजा, जनपद यानी कि वर्तमान में इसे कहा जाता है जिला। तो ये जनपद शब्द का उल्लेख भी उत्तर वैदिक वाले काल से प्राप्त हो चुका है और ये कुरु और पंचाल जो मतलब इस वाले काल के ये 2 प्रसिद्ध जनपद हुआ करते थे। ठीक है? इसकी ये जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। ठीक है? और ये जो कुरु जनपद का निर्माण जो है ये पूर्व वैदिक कालीन 2 ये भरत तथा ये जो है जो भी कुरु ये जो है जन को ये मिलाकर आपस में ये किया गया था शुरुआत में यानी कि ये पूर्व वैदिक वाला काल ये वही था जो ऋग्वेदिक जिसे हम ऋग्वेदिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया? तो इतनी ये सब चीज़ें माइंड में रखनी है पर और कुछ नहीं देखना है। तो यहाँ से हमने अभी 2 बातों को अभी सीखा है जनपद और राजा। चलिए आगे हम देखते हैं और चलिए और कुछ इसमें ज़्यादा खास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब धार्मिक जीवन देख लेते हैं कि इन लोगों का धार्मिक जीवन जो है जो भी क्या था, बस धार्मिक जीवन में एक लाइन में एक चीज़ याद में रखनी है। ये क्या? कि इनके प्रसिद्ध सर्वाधिक ये प्रसिद्ध जो देवता माने गए हैं, ये प्रजापति माने गए हैं इस रूप में, जिन्हें क्या है ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है। इस लाइन में यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके। अब देखिए आगे आते हैं कि राजसू यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऐतरेय ब्राह्मण से इसकी प्राप्ति होती है और इसी ग्रंथ में देवासुर संग्राम का भी उल्लेख की प्राप्ति होती है। ये वही देवासुर वाला संग्राम है जिसके बारे में अभी हमने देखा और इसी संग्राम के ही बाद से राजा शब्द की उत्पत्ति होती है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी होगी। तो ये था आपका धार्मिक जीवन। चलिए और इसके बारे में हम जान लेते हैं। उत्तर वैदिक जो ये वाले काल में धार्मिक संबंधित और क्या-क्या ये चीज़ों का जन्म होता है। तो देखिए इसी वाले काल में 16 संस्कार का भी जन्म होता है। ठीक है? यानी कि ये भी जो है अस्तित्व में आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। बस इसमें सारे के सारे ये नाम आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला पॉइंट आते हैं हम। अब देखिए अब ये मध्योत्तर ये काल में ये भली-भाँति ये विकसित होने वाले षष्ठ दर्शन का ये बीजारोहण जो है पहली बार इसी वाले काल में हुआ था
और यह 6 दर्शन जो है कौन-कौन से हैं और इन दर्शनों का प्रतिपादन किन्होंने किया था, इनके बारे में नाम और ये हम देख लेते हैं और ये सवालों में आते हैं कई बार। तो पहले हम बात करेंगे शाक्य दर्शन, ठीक है? और ये शाक्य दर्शन और इसके ये प्रतिपादक ये कपिल जी हैं, ठीक है? कपिल हैं और यही शाक्य दर्शन जो है ये सर्वाधिक सभी दर्शनों में ये प्राचीन है, ये इम्पोर्टेंट है, आता है कभी-कभी, ठीक है? दूसरा आता है आपका योग दर्शन। अब योग दर्शन इसके ये प्रतिपादक हैं ये पतंजलि। ये वही पतंजलि हैं जो अभी हम वर्तमान में जो हम सामान लेते हैं ना पतंजलि का ये योग यूरिया तो ये वही है योग के मतलब योग को शुरुआत जो है जो करने का श्रेय इन्हीं को ही है, ये पतंजलि को। ठीक हो गया? यानी कि इनको शुद्ध रूप में जाना जाता है महर्षि पतंजलि, ठीक है? लेकिन सवालों में सिंपल सा ही दिया जाता है इसलिए आपको ये नाम सिंपल सा याद करना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट है आपका न्याय दर्शन, ये तो हाल ही के एग्ज़ाम में आया भी था, तो इसके ये जो है ये क्या दिया इन्होंने, ये न्याय दर्शन के संबंध में इन्होंने चर्चाएँ दी और ये किन्होंने दी, उनका नाम है गौतम, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है वैशेषिक दर्शन, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए। उलूक कणाद, ठीक हो गया? तो ये नाम ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट आता है अब ये नीचे के 2 ये इम्पोर्टेंट है, ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा और उत्तर मीमांसा को ही कहा जाता है वेदांत, ठीक है? तो देखिए वेदांग और वेदांत दोनों अलग हैं, ये मैंने लास्ट के सेशन में भी बता दिया था। वेदांग जो थे वो वेदों को पढ़ने के लिए उनको समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई थी और यहाँ पर ये नाम है वेदांत, ये अलग है। तो चलिए हम दोनों के बारे में हम देख लेते हैं कि इनका प्रतिपादन किन्होंने किया था। तो ये पूर्व ये मीमांसा जो है ये जैमिनी जी के द्वारा ये दिया गया था। उत्तर ये मीमांसा या फिर वेदांत तो ये क्या है ये बादरायण ऋषि के द्वारा ये दिया गया था। तो इतनी चीज़ें आपके माइंड में सेटल रहनी चाहिए। अब ये कभी हो सकता है कि आपको मैचिंग के बेस पे भी आपको सवाल दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्थिक जीवन में क्या चीज़ें पढ़नी है, ये थोड़ा-सा आप लोग जान लो। आर्थिक जीवन में भी सिर्फ़ 2 लाइन में आपको ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक वाले काल में आर्थिक जीवन कैसा था और इससे पहले ऋग वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था। तो ऋग वैदिक वाले काल में आर्थिक जो जीवन था वो था पशुपालन, ठीक हो गया? अगर हम उत्तर वैदिक काल की हम बात करें, तो इस समय जो है ये इनका अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है, वो हो गया या कृषि हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में आप सभी लोग रखिएगा। अगर इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता की हम अगर बात करें, तो वहाँ पे हम देखेंगे वहाँ पर जो है उनके जो अर्थव्यवस्था का जो ये था आधार था वो था आखेट, ठीक है? यानी कि अखेट या फिर जंगलों से जो भी चीज़ें वो लेते थे, खाते थे। तो इन ये तीनों के बारे में आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे आप देखते हैं कि और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कृषि की बात तो अब यहाँ पर हो रही है, तो अब यहाँ पे बहुत सारी फसलों का अ, ये चर्चाएँ भी होंगी, तो हालाँकि इतनी डिटेल में वहाँ पे आता नहीं है एग्ज़ामों में, बस मोटे-मोटे चीज़ें ही आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करेंगे तो इस काल में ही सर्वप्रथम आर्य जो है आर्यों को लोहे का ज्ञान हुआ। तो यह भी सवाल कई बार आया है कि लोहे का ज्ञान जो है आर्यों को कब या किस काल में होता है? तो ये इम्पोर्टेंट है, इस काल में इनको लोहे का ज्ञान हुआ था, उत्तर वैदिक काल और या फिर अगर शॉर्ट में अगर ऑप्शन में उत्तर वैदिक काल नहीं दिया होगा, तो वैदिक काल नाम दिया गया होगा। ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ेंगे अब। सामाजिक जीवन की बात हम करेंगे, यानी कि सोशल जो ये लाइफ की, तो ये देख लेते हैं। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था समाज का अभिन्न ये अंग ये बनी हुई थी, ठीक हो गया? लेकिन ये बाद में जो है इसका जो आधार है, ये कर्म से हट के ये जन्म हो जाता है, ठीक हो गया? यानी कि जन्म के बेस पे वर्ण व्यवस्था जो लागू होती है, यानी कि शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल जब शुरू हुआ था, तो उस समय ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन जैसे-जैसे उत्तर वैदिक काल आगे ये बढ़ता गया, तो उसका स्वरूप जो है वो फाइनली जन्म के बेस पर हो गया। इसका मतलब आप लोगों को मैंने समझा दिया, यानी कि जो जिस फैमिली में जन्म जो लेगा, वो वही काम करेगा, ठीक है? अगर कोई गरीब है तो वो राजा नहीं बनेगा, अगर कोई राजा का अगर बेटा है, पुत्र है, तो वही राजा बनेगा। तो इतनी चीज़ें माइंड में आपके रहनी चाहिए। तो ये तो था एक संक्षिप्त में उत्तर वैदिक काल, ठीक है? आई होप को इसके बारे में आपको जानकारी जितनी समझाई गई है बस इतनी ही चीज़ें आपको लगभग सीखनी है और इसके जो डिटेल में या इसके अलावा कहीं पर भी कोई सवाल आपको जनरली नहीं दिया जाएगा।
तो चलिए आज का सेशन यही था ठीक है और कल के सेशन में हम जानेंगे संगम युग। अब क्योंकि संगम युग जो है वो दक्षिण भारत का वो युग है, तो थोड़ी उसके बारे में अभी आप लोगों को समझा देता हूँ।